गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है एएनएम स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर। उसमें अपना टॉपिक चालू है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन में हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, ओके, और मेथड्स ऑफ गिविंग ऑल द टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, ओके, हाउ टू एडमिनिस्टर, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन्स, ओके, ये सब हमने देखा है। एंड द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ केयर। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन हज़ार्ड्स। इम्यूनाइजेशन देने के बाद शरीर पे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, ओके। सो उसमें फर्स्ट इज द रिएक्शन इनहेरिटेंट टू इनोकुलेशन। जब भी कुछ भी चीज़ मतलब वैक्सीनेशन, ये तो लाइव अटेंडेटेड वैक्सीन्स है, किल वैक्सीन्स है, मतलब उसमें ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ओके। सो ये ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर में डाल देना, उसका मतलब है इनोकुलेशन, ओके, बाय इंजेक्टिंग, ओके, इंजेक्शन थ्रू अंदर डाल देना, उसको क्या बोलेंगे, इनोकुलेशन। सो फर्स्ट इज रिएक्शन इनहेरिटेंट टू इनोकुलेशन। सो उसमें क्या क्या आता है, दिस मे बी अ लोकल और जनरल रिएक्शन। जो साइट है जहाँ पे ये वैक्सीनेशन दिया है वहाँ पे लोकल और जनरल रिएक्शन हो सकती है, ओके। लोकल रिएक्शन मतलब इट इंक्लूड्स द पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड स्मॉल वुंड्स एट द साइट ऑफ वैक्सीनेशन। जहाँ पे छोटे बच्चों को वैक्सीन दिया है वहाँ पे रेडनेस आ सकता है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ सकता है, इचिंग हो सकता है, ओके, दैट इज कॉल्ड अ लोकल रिएक्शन। एंड जनरल रिएक्शन लाइक इम्यूनाइजेशन में कॉज रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, वॉमिटिंग, ओके, हेडेक, ये जैसे साइन सिम्टम्स दिखने को चालू होंगे उसको क्या बोलेंगे, जनरल रिएक्शंस, ओके। देन द लोकल रिएक्शन में कॉज अ पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल नोड्यूल्स और द abscess at the site of vaccination. And the general reaction may cause maybe a fever, headache, vomiting, etc. okay. ये सब किस में आता है, जब भी ये फर्स्ट रिएक्शन इनहेरिटेंट टू इनोकुलेशन, इसमें जनरल एंड लोकल रिएक्शन हो सकता है। लोकल रिएक्शन एंड जनरल रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट इज द फॉल्टी टेक्निक। लोकल रिएक्शन मतलब समझ में आया, इट मे बी अ स्वेलिंग, रेडनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ओके। जनरल मतलब फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ड्यू टू अ फॉल्टी टेक्निक्स। फॉल्टी टेक्निक्स मतलब मालूम नहीं है ये वैक्सीन कैसे देना है, किधर देना है, कौन से मसल पे देना है, ये कुछ भी नॉलेज नहीं है, ऐसे ही वैक्सीन दे दिया, दैट इज कॉल्ड अ फॉल्टी टेक्निक, ओके। इंट्राडर्मल देना है, सबक्यूटेनियस देना है, ये इंट्रामस्कुलर देना है, दैट इज कॉल्ड अ फॉल्टी टेक्निक, ओके। द फॉल्टी टेक्निक्स में रिलेट टू द फॉल्टी प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल inadequate inactivation of microbes, inadequate detoxification, too much vaccine given in one dose, okay। एक साथ बहुत सारा वैक्सीन देना, मतलब मालूम नहीं है आपको डोज कितना देना है ये बच्चे को, ये दैट इज डीपीटी पेंटावेलेंट का डोज कितना देना है, डाइल्यूट कैसे करना है, वो मालूम नहीं है टेक्निक, दैट इज कॉल्ड अ फॉल्टी वैक्सीनेशन, ओके। का मतलब क्या है, या तो टू मच वैक्सीन देना, नॉट डाइल्यूटेड प्रॉपरली, सो और भी ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं फॉल्टी टेक्निक से, ओके। जैसे कि इनएडिक्वेट डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया है, रॉन्ग अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेंट्स आर यूज,
वैक्सीन्स रिकॉन्स्टिट्यूट विथ इनकरेक्ट डाइल्यूटेंट्स, इनकरेक्ट डाइल्यूटेंट यूज़ किया है। वैक्सीन प्रिपेयर इनकरेक्टली फॉर यूज़, फॉर एग्जांपल एंड एब्जॉर्ब वैक्सीन नॉट शेकन प्रॉपरली। जब भी आप लोग डाइल्यूट करते हैं वैक्सीन तो उनको अच्छे से शेक नहीं किया रहेगा तो भी इनप्रॉपर डाइल्यूटेशन हो सकता है। द वैक्सीन्स और द डाइल्यूटेंट्स कॉन्टेमिनेटेड, दोनों भी कॉन्टेमिनेटेड है, तो स्टेराइल टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हो, ऐसे नीडल डाला यहाँ पे इधर उधर डाला है, वही ओपन नीडल लेके वहाँ उसमें वायल में घुसाया, दैट इज़ कॉल्ड अ वैक्स, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्टेमिनेशन। ओके, द वैक्सीन स्टोर इनकरेक्टली, जैसे कि पोलियो वैक्सीन बहुत देर तक आपने बाहर ही रखा है, ओके, सो उसका क्या हो गया, टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने के बाद वो क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अंदर रहते हैं वो किल हो जाते हैं। ओके, सो प्रॉपर टेक्निक आपने फॉलो नहीं किया है वैक्सीन स्टोर का, तभी भी दैट इज़ ऑल्सो अ फॉल्टी टेक्निक। द कॉन्ट्राइंडिकेशन इग्नोर, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, उसके पास इग्नोरेंस किया है आपने। यूज़ ऑफ प्रॉपरली स्टेराइल सिरिंजेस, नीडल्स कैरी हजार्ड्स ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस एंड स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। सो आपने अच्छे से नीडल सिरिंज अच्छे से स्टेराइल यूज़ नहीं किया तो ये सब इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड अ फॉल्टी टेक्निक। ओके, फॉल्टी टेक्निक में क्या आता है, या तो आप वैक्सीन बराबर हैंडल नहीं कर रहे हो, उसको जो डाइल्यूटेंट चाहिए वो डाइल्यूट नहीं यूज़ कर रहे हो। एक्चुअली वो वैक्सीन के साथ डाइल्यूटेंट आता है, वो डाइल्यूटेंट ना यूज़ करके आपने नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्टी टेक्निक। आपने वो वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है प्रॉपरली, ओके, तो तभी भी दैट इज़ ऑल्सो फॉल्टी टेक्निक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया, फॉल्टी टेक्निक मतलब रिएक्शन ड्यू टू अ फॉल्टी टेक्निक। ओके, ये सब होता है ड्यू टू अ फॉल्टी टेक्निक। Wrong amount of diluent is used, wrong diluent use, not checking properly after dilution, then wrong site of injection. Okay, next is the reaction due to hypersensitivity. Third one is reaction due to hypersensitivity. Administration of anti-sera may occasionally give rise a anaphylactic shock and serum sickness. जब भी हम लोग एंटी ग्लोबुलिन देते हैं, जैसे कि पैसिव वैक्सीनेशन, ओके, उसको क्या बोलेंगे, पैसिव वैक्सीनेशन, पैसिव एक्वायर्ड वैक्सीनेशन। ओके, सो वो वैक्सीनेशन जब भी देंगे तभी कभी रिएक्शन आ सकता है, जैसे कि एनाफिलेटिक शॉक में जा सकता है पेशेंट और सीरम सिकनेस हो सकता है। मेनी वायरल वैक्सीन्स कंटेन अ ट्रेस ऑफ वेरियस एंटीबायोटिक यूज इन देयर प्रिपरेशन एंड सम individuals may be sensitive or to the antibiotics which it contains. कभी खाली ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं रहते वैक्सीन्स में, अलग कुछ भी एंटीबायोटिक्स भी रह सकते हैं, और वो एंटीबायोटिक प्रेजेंट है और वो एंटीबायोटिक की हाइपर सेंसिटिविटी है एक पर्सन को, और वैसे ही आपने वैक्सीन दिया तो उसको क्या हो सकती है, सेंसिटिविटी आ सकती है वो वैक्सीन्स की। ओके, some viral vaccines prepared from embryo eggs may bring about the generalized anaphylactic reactions. Anaphylactic reaction is more common in vaccination, the anti-sera and sera. Okay. Next is the neurological involvement. Neurological involvement क्या है? The neurotic manifestation may be seen after administration of serum. जैसे कि पोस्ट वैक्सीन एनाफिलोपैथी फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी रेबीज एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जैसे कि रेबीज का वैक्सीन आपने दिया है तो वो क्या हो सकता है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है और एनसेफेलोपैथी हो सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड अ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। उसको क्या बोलते हैं, इट इज रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजी। ओके, एनसेफेलोटिक एंड एनसेफेलाइटिस, ओके, दिस इज रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। सो ये इम्यूनाइजेशन के हजार्ड्स है। ओके, रॉन्ग इम्यूनाइजेशन के वजह से क्या क्या हो सकता है, रिएक्शन इनहेरेंट टू इनोकुलेशन, मतलब जनरल एंड लोकल रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन ड्यू टू अ फॉल्टी टेक्निक्स,
फॉल्टी टेक्निक्स कुछ भी हो सकता है, गलत जगह पे आपने इंजेक्शन दिया, गलत तरीके से डाइल्यूट किया, गलत डाइल्यूटेंट यूज़ किया, अच्छे से शेक नहीं किया आपने, वो वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है, दैट इज़ कॉल्ड अ फॉल्टी टेक्निक्स। रिएक्शन ड्यू टू अ हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपरसेंसिटिविटी क्या हो सकती है, इट मे बी एनाफिलेटिक शॉक, एनाफिलेटिक शॉक हो सकता है, ओके, और सीरम सेंसिटिविटी हो सकती है। नेक्स्ट इज द न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट मतलब जब भी वैक्सीनेशन हो जाता है एक हर एक पर्सन का, तो क्या होता है, कभी कभी एनसेफेलाइटिस हो सकता है, एनसेफेलोपैथी हो सकता है, दैट इज द न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ओके। सो दिस ऑल आर द इम्यूनाइजेशन हजार्ड्स। नेक्स्ट इज द प्रिकॉशंस व्हाइल गिविंग द वैक्सीन्स। प्रिकॉशंस आप लोग क्या क्या लेंगे व्हाइल गिविंग द वैक्सीन्स? Precautions while giving vaccines. Usually vaccinate the healthy person. Do not vaccinate a suffering person. ओके, जो पर्सन बीमार है वो पर्सन को आप वैक्सीनेशन नहीं देंगे, जैसे कि फीवर है और कुछ वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है, ऐसे पर्सन को आप लोग वैक्सीन नहीं दोगे, ओके। जो हेल्दी पर्सन है उनको ही वैक्सीनेट करना है, ओके। सो फर्स्ट प्रिकॉशनरी मेजर इज गिव वैक्सीन टू हेल्दी पर्सन, डू नॉट वैक्सीनेट do not vaccinate person suffering from fever, diarrhea, vomiting, etc. Okay. Next precautionary measure is malnourished children need vaccination. The parents of such children must be advised to give them more protein and carbohydrates rich in diet so that their body may become resistant to the disease. Okay. जो मालनरिश छोटे बच्चे हैं जो मालनरिश है उनको जब भी आप वैक्सीनेट करोगे तो उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना है अबाउट हिज डाइट, के डाइट में आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादातर देना है बिकॉज उसकी बॉडी रेजिस्ट कर सके अगेंस्ट द डिसीज, ओके। So malnourished child need vaccination. Second point is need vaccination so parents of such a children advised to give more protein and carbohydrate rich diet so that their body become resist against
disease. Resist to disease. Resistant to disease. Okay. The third, if the child is suffering from diarrhea, vomiting and dysentery, then polio drops should not be administered. If the child is suffering from diarrhea, vomiting, do not give polio drops. Then discontinue the vaccination or immunization during a rainy season. Okay, discontinue vaccination or immunization in rainy season. Fifth one, the prevent the movement of the small child with some help or by tying their limbs during vaccination. जब भी हम लोग छोटे बच्चों को वैक्सीन देते हैं तभी उनकी मूवमेंट कम करनी है बाय हेल्प take the help with some people and by tying of the lower limbs. Prevent the movement of child during vaccination. Health workers involved in immunization program should be trained जो हेल्थ वर्कर्स है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व है ऐसे हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए. हाउ टू स्टोर द वैक्सीन्स, नॉलेज ऑफ करेक्ट क्वांटिटी ऑफ डोज, then use and safe aseptic technique, uses of syringes, needles should not be used again, used syringe and needles should not be used again. To reduce the adverse reaction of use sterile syringes and needles, do not rub the BCG vaccination, always test the hypersensitivity before administering anti-sera, etc. Okay, so these are the precautionary measures, okay, while giving the vaccination. क्या क्या है precautionary measures? The health workers should be trained. Okay, किसके बारे में ट्रेन करना है? About knowledge of vaccination, knowledge of dose, how to give the vaccines, then knowledge about the site of vaccination and the method of vaccination, then use of safe and aseptic technique, used syringe and needles, should not be
used again. Do not rub BCG, site of BCG vaccination. Always test for hypersensitivity whenever you are giving the anti-sera. ओके जब भी आप लोग एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, एंटी-सीरा देते हैं, तो क्या करना है, पहला हाइपरसेंसिटिविटी टेस्ट करना है. प्रिपेयर द एड्रेनलिन इंजेक्शन बिफोर द टेस्ट. यूज द सिरिंज विथ स्मॉल नीडल. देन क्लीन द स्किन इन इनर साइड ऑफ द आर्म फॉर वैक्सीन इनोकुलेशन. ओके सो ये सब क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर्स वाइल गिविंग द वैक्सीनेशन. ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं वाइल गिविंग द वैक्सीनेशन. गिव वैक्सीन टू हेल्दी पर्सन. डू नॉट वैक्सीनेट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा. Malnourished child need vaccination. Parents of such a child advised to give more protein and carbohydrates rich diet so that their body become resistant to disease. ओके उसकी बॉडी हेल्दी हो जाए और वो डिसीज़ के खिलाफ लड़े. If the child is suffering from diarrhea, vomiting, do not give polio drops. Discontinue the vaccination in rainy season. रेनी सीजन में वैक्सीनेशन डिसकंटिन्यू करना है. Then prevent the movement of child during the vaccination. किसी की हेल्प लेके, नहीं तो वो छोटे बच्चे का पाँव बांध के उसके बाद में ही आपको वैक्सीनेशन देना है. हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुड बी ट्रेन. उनको ट्रेन करना है हाउ टू गिव वैक्सीन्स, गिव प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, हाउ टू स्टोर द वैक्सीन. ओके कौन से साइट पे वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन कौन से साइट पे देना है, इसके बारे में ये हेल्थ केयर वर्कर को ट्रेन करना है. वो आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. यूज ऑफ सेफ एंड असेप्टिक टेक्निक. यूज सिरिंज एंड नीडल शुड नॉट बी यूज अगेन. जो यूज़ किए हुए सिरिंज एंड नीडल्स है शुड नॉट बी यूज अगेन. डू नॉट रब द साइट ऑफ BCG वैक्सीनेशन. जो BCG वैक्सीनेशन की साइट है वो रब नहीं करनी है. ओके आफ्टर वैक्सीनेशन. सो दीज ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स. देन स्पेशल इम्यूनाइजेशन ड्राइव प्रोग्राम्स. कौन से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चालू किए हैं. फर्स्ट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. The government of India has implemented the various immunization drives and programs from time to time. हर एक टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए. जैसे कि अभी जो स्मॉल पॉक्स है वो अभी दिखाई नहीं देता, जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं देवी. वो देवी का जो रोग है अभी दिखाई नहीं देता. क्यों दिखाई नहीं देता क्योंकि ये फुल्ली इरेडिकेट किया है इंडिया से, उसको नष्ट किया गया है इंडिया से. ओके सो दिस डिसीज इज इरेडिकेट फ्रॉम द इंडिया. सो अभी जो प्रोग्राम चालू किया है वो किसके लिए चालू किया है, जो बहुत इन्फेक्शियस डिसीजेस है और मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कम करने के लिए ये क्या किया गया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने. देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दोज प्रोग्राम्स आर. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज टू गिव वैक्सीनेशन टू द चिल्ड्रन फॉर कंट्रोल ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस अप टू 2000. द डिसीजेस आर डिphtheria, pertussis, tetanus, etc. Childhood tuberculosis, measles, neonatal tetanus, poliomyelitis, etc. ओके ये सब डिसीजेस है, उनको कंट्रोल लाने के लिए ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है. ठीक है. देन programs of immunization. Special immunization programs.
फर्स्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ओके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का गोल क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द मेन ऑब्जेक्टिव इज was to give a vaccination to the children to control the vaccine preventable diseases. Okay, जो कौन से डिसीज है? डिप्थेरिया, टिटेनस, पर्टुसिस, पोलियोमाइलाइटिस एक्सेट्रा. द यूनिवर्सल प्रोग्राम was taken up in the year 1985 to 1986 and was given a status of national technology missions in 1986. The program became operational in all the districts of the country in year 1989 to 1990. Has become a part of India. Okay. So ये प्रोग्राम कभी स्टार्ट किया गया है? टेकन अप इन 1985 to 1986. The immunization service was are being provided through a existing healthcare delivery system. Then that is mother and child health centers, primary health centers, sub centers, hospitals, dispensaries, etc. Okay. For recommended national immunization schedule is जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वही इसमें फॉलो किया जाता है. इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर it has been contributed to significant decline of infant mortality rate. Infant mortality rate इससे कम हुआ है. Vaccination coverage achieved under universal immunization program is about 80 to 90%. As the supplement of universal immunization program, the pulse polio program compagine has been taken up to the eradication of the poliomyelitis. इनका क्या है और गोल? इरेडिकेट करना है. क्या इरेडिकेट करना है? पोलियोमाइलाइटिस इंडिया से नष्ट कर देना है. ओके. देन सेकेंड प्रोग्राम कौन सा है? पल्स पोलियो प्रोग्राम. पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है, इट इज ऑब्जेक्टिव इज टू इरेडिकेट पोलियोमाइलाइटिस फ्रॉम द कंट्री. पोलियोमाइलाइटिस को पूरा नष्ट कर देना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. ओके. फर्स्ट राउंड ऑफ द पोलियो इम्यूनाइजेशन वाज कंडक्टेड इन 9 दिसंबर 1995. ये कभी स्टार्ट हुआ है? 9 दिसंबर 1995 को स्टार्ट किया गया है. In 20 January 1996 by Government of India under PPI program, oral polio vaccines is given to all the children under 5 years. Okay, जो 5 साल के भीतरी वाले जो बच्चे हैं उनको ये प्रोग्राम के अंडर पोलियो का डोज दिया जाता है. The dose of oral polio vaccine during the PPI are conducted every year. The first day of each round will post बेस्ट एक्टिव्स ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे हाउस टू हाउस. जो पहले दिन है वो कैंप लगाया जाता है, उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाके पोलियो वैक्सीन दिया जाता है. ठीक है, ये प्रोग्राम के अंडर. सो दीज आर द 2 प्रोग्राम्स विच आर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. ओके. देन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. ये रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स क्या है जो इम्यूनाइजेशन में रखते हैं? Records is the method of presenting facts, figures and other information in written form. Records क्या है? ये हमने फंडामेंटल में पढ़ा है. Records क्या है? जो रिटन फॉर्म में रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स. ओके. टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स क्या क्या रहते हैं? टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड जैसे कि पीरियडिक रिकॉर्ड है, यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड है सब्जेक्टिव रिकॉर्ड्स एंड हाउ टू मेंटेन. ये 3 टाइप्स के रिकॉर्ड है जैसे कि पीरियडिक, यूनिट बेस्ड एंड सब्जेक्टिव रिकॉर्ड्स. जो पीरियडिक रिकॉर्ड्स है उसमें परमानेंट रिकॉर्ड एंड टेम्पररी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं. जो यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड है उसमें हेल्थ कार्ड्स
ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली रिकॉर्ड्स, कम्युनिटी रिकॉर्ड्स एंड नेशनल प्रोग्राम रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। ओके, एंड जो सब्जेक्ट बेस्ड रिकॉर्ड है उसमें सोशल रिकॉर्ड्स, इकोनॉमिक कंडीशन रिकॉर्ड्स ऑफ द फैमिली एंड देन पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स एंड मेडिकल एंड नर्सिंग रिकॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड the reports are the summarized either by written by oral form. Okay, written और oral form में रहते हैं reports may be in the form of analysis of some aspects of service. Reports are usually written daily, weekly, monthly and yearly. ये daily लिखे जाते हैं, monthly, weekly लिखे जाते हैं, ठीक है। The purposes of reports are to show the kind of amount of service rendered over the specified period. They illustrate the progress इन टीचिंग गोल। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उनके लिए ये रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सर्वे करते हैं लोग और सर्वे में क्या क्या फैमिली में क्या क्या आपने हिस्ट्री लिया है उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, कितने प्रेग्नेंट वुमेंस है इन सच सम एरियाज एंड कितने छोटे बच्चे हैं अंडर 5 years चिल्ड्रन कितने, उसमें माल नरिश कितने हैं, कितने बच्चों ने वैक्सीनेशन लिया है, कितने बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, प्रेग्नेंट ANM मदर्स कितने हैं, ANC मदर्स कितने हैं और PNC मदर्स कितने हैं, ये सब के बारे में रिकॉर्ड इसमें रहता है। ओके, रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स रहते हैं। सो इट acts as the aid of studying health condition. It acts as an aid of planning. Okay, ये क्या करते हैं, स्टडिंग के लिए यूज़ होते हैं एंड प्लानिंग के लिए यूज़ होते हैं रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। सो एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या रहते हैं, टाइमिंग, सो इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ अ पर्सन, कंडीशन और द एक्सीडेंट, ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है इसमें और क्लियरिटी रहनी चाहिए, करेक्टिवनेस रहने चाहिए। ओके, जो आप राइटिंग लिखते हैं वो एलिजिबल दूसरा पर्सन पढ़ने वो पढ़ सकता है, ऐसे आपकी राइटिंग रहनी चाहिए इसमें। ओके, सो ये जो रिटर्न रिपोर्ट्स है वो ओरली रिपोर्ट्स भी रहते हैं, उसमें रिटर्न रिपोर्ट्स भी रहते हैं। ओके, जो ओरल रिपोर्ट्स है तो ओरली कैरी करते हैं एंड रिटर्न इन 24 आवर्स में राइटिंग रिपोर्ट्स रहते हैं एंड सेंसस रिपोर्ट्स रहते हैं, जैसे कि डेली बेस रिपोर्ट्स, आज आपने कितना वैक्सीन किया है, वैक्सीनेशन कितना एरिया कवर किया है, कितने वैक्सीन्स दिए हैं, पोलियो के वैक्सीन्स कितने दिए, पेंटावेलेंट वैक्सीन्स कितने दिए, TT के वैक्सीन्स कितने दिए, ये सब के बारे में सेंसस रहता है। ओके, सो हाउ टू राइट द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, राइट देम प्रॉम्प्टली एंड कीप देम अप टू डेट। ये जो रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स रहते हैं अप टू डेट रहने चाहिए एंड जल्दी से जल्दी, आज आपने ये काम फॉलो किया है तो वो काम के बारे में आपको उसी दिन रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड करना, मेंशन करने चाहिए। राइट लीजिबल टू बी अंडरस्टूड टू अदर्स, राइटिंग आपकी ऐसी रहनी चाहिए जो दूसरा पढ़ सके। ओके, कीप द सेंटेंस शॉर्ट एंड क्लियर, आपका जो सेंटेंस रहता है वो शॉर्ट एंड क्लियर रहना चाहिए, बहुत लेंदी भी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहिए। बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन इम्पोर्टेंट डिटेल्स, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखना है, एक्यूरेट सी रहनी चाहिए। रिप्लेस रिकॉर्ड इन देयर प्रॉपर प्लेस, जो रिकॉर्ड्स आपने लिखे हैं वो प्रॉपर प्लेस पे रखने चाहिए। कंसल्ट यूर सुपरवाइजर्स इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग रिकॉर्ड्स एंड राइटिंग द रिपोर्ट्स। ओके, these all are about the reports and records. Now the uses and importance of reports and records for nurses. The records provide a basic facts of her service done फॉर फैमिली और द पेशेंट। रिकॉर्ड से क्या पता चलता है, आपने क्या पेशेंट को केयर दी है, फैमिली को क्या एडवाइस किया है, ये आपके रिपोर्ट और रिकॉर्ड से पता चलता है। द रिकॉर्ड्स विल शो अ हेल्थ कंडीशन ऑफ द पर्सन्स। द रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द सर्विस डन, व्हाट टू डू एंड व्हाट इज बीइंग डन। ओके, क्या किया है आपने और क्या करना बाकी है, ये क्या करता है, रिकॉर्ड्स बताता है। देन गोल कौन से आपको अचीव करने हैं, प्लानिंग किया है वो इम्प्लीमेंट किया है या नहीं,
इवैल्यूएशन आपने किया है, वो इवैल्यूएशन के बाद आपका क्या रिजल्ट आया है, ये सब किससे पता चलता है? रिकॉर्ड से पता चलता है। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द बेसिक प्लानिंग ऑफ इंटरवेंशंस, बेसिक आपने क्या प्लान किया है, नर्सिंग एक्शन क्या लिया है, इसके बारे में आपको रिकॉर्ड्स बताता है। रिकॉर्ड्स प्रिवेंट द डुप्लीकेशन of service and helps to follow the service effectively. Records help to nurse to organize her work and save the time. Records will help the nurse to evaluate the care and teaching which she is given. It will help to nurse to assess the quality and quantity of work done. आपने कैसे क्वालिटी और कितने क्वांटिटी का वर्क किया है वो आपको रिकॉर्ड्स बताता है। ओके, सो आज हमने सीखा है पार्ट 2 ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसमें आपने सीखा इम्यूनाइजेशन हज़ार्ड्स। ओके, इम्यूनाइजेशन हज़ार्ड्स देखा है आज हमने, और प्रिकॉशनरी मेजर्स वाइल गिविंग द इम्यूनाइजेशन एंड स्पेशल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं वो देखे, एंड रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में आज हमने पढ़ा है। ठीक है।